बहू को बेटी समझने वाली सास। राधिका को जैसे ही पता चलता है कि कोमल अपने ससुराल से लौट आई है तो वो तुरंत ही कोमल के घर उससे मिलने के लिए पहुंच जाती है। राधिका कोमल के कमरे में पहुंचती है तो देखती है कि कोमल उदास बैठी है। उसके बाल बिखरे हुए हैं और उसका चेहरा काफी उतरा हुआ लग रहा है। ये सब देखकर राधिका कोमल से कहती है, कोमल, ये क्या हाल बना रखा है तूने अपना? मुझे अभी पड़ोस वाली चाची ने बताया कि तू सुबह सुबह ससुराल से वापस आ गई। तू इतनी मुरझाई हुई, इतनी उदास क्यों लग रही है यार? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है राधिका, कुछ भी ठीक नहीं है। ससुराल बहुत बुरी जगह होती है, बहुत ज्यादा बुरी। मुझे नहीं पता था कि शादियां इतनी डरावनी भी हो सकती हैं। तू शांत हो जा, पहले बैठ यहाँ। हुआ क्या है, साफ साफ बता। मेरे सास और मेरे पति, उन्होंने मुझे बहुत मारा राधिका। छोटी छोटी बातों पर ताने देना तो रोज की बात थी, पर कल रात तो उन्होंने हद पार कर दी। मुझ पर जुल्म किए गए, मुझे पीटा गया। मैं भाग कर आई हूँ वहां से। मैं अब उस नरक में कभी वापस नहीं जाऊंगी, कभी नहीं। तभी कोमल की मां नम्रता रसोई से वहां आती हैं और कहती हैं, राधिका बेटा आ गई तो जरा इसे समझा, सुबह से बस रोए जा रही है। कोमल बेटा, ये सब तो हर घर की कहानी है। थोड़ा बहुत ऊंच नीच तो ससुराल में होता ही रहता है। माँ, आप इसे ऊंच नीच कह रही हैं? उन्होंने मुझे मारा है। क्या आपकी ममता इतनी सस्ती हो गई कि आप मुझे फिर से वहीं भेजना चाहती हैं? देख बेटा, तेरा पति अभी थोड़ी देर पहले तुझे लेने आया था। तूने उसे दरवाजे से ही वापस भेज दिया। समाज क्या कहेगा? राधिका, इसे समझा कि ये चली जाए। पति का घर ही औरत का असली ठिकाना होता है। मौसी, आप ये क्या कह रही हैं? अगर कोमल वहां खुश नहीं है और उसके साथ मारपीट हो रही है तो आप उसे जबरदस्ती कैसे भेज सकती हैं? वो सही कह रही है, उसे ऐसी जगह वापस नहीं जाना चाहिए जहां उसकी जान को खतरा हो। बेटा, ये तो औरत का भाग्य है, सब कुछ सहना पड़ता है। चुप रहकर घर बसाना ही सलीका है। मैंने भी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। तुम्हारी दादी ने मुझ पर क्या कम जुल्म ढाए हैं, पर मैं टिकी रही ना। कल को तू भी ससुराल जाएगी, तुझे कोई दिक्कत होगी तो तुझे भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। चुपचाप समझौता करना सीखो। ऐसा कहकर नम्रता अपना पल्लू संभालती हुई वापस रसोई की तरफ चली जाती है। कोमल और राधिका एक दूसरे को बेबसी से देखती हैं। देखा राधिका, मेरी अपनी माँ भी मुझे नहीं समझ रही। काश मेरी शादी ही ना हुई होती, काश मैं कभी उस घर गई ही ना होती। मुझे तो अब शादी से ही डर लगने लगा है। औरतों के साथ ससुराल में कभी अच्छा व्यवहार नहीं होता। राधिका कोमल से काफी देर बातें करती है, फिर वो अपने घर आ जाती है। घर आकर वो अपनी दादी और अपनी माँ को सारी बातें बताती है। ये सब सुनकर राधिका की दादी कहती है, अरे कौन सी बड़ी बात हो गई? 2 बातें सुन लिया, 2 थप्पड़ खा लिए तो क्या पहाड़ टूट पड़ा? ये सब तो बहुत कॉमन चीजें हैं। हमारे जमाने में तो इससे भी बुरा होता था, और तू इन सब बातों में इतना परेशान क्यों होती है? तभी राधिका के पिता महेश घर में आते हैं और वही सारी बातें सुनकर कहते हैं, राधिका, तू फिक्र मत कर, मैंने तुझे बहुत लाड प्यार से पाला है। मैं तेरे लिए कोई अच्छा, बहुत अच्छा ससुराल ढूंढूंगा जहां तुझे सिर आंखों पर बिठाया जाए। लो, आ गए लाडले पिता, तुम्ही ने इसे बिगाड़ रखा है। हाँ, माँ राधिका को कल कुछ लोग देखने आ रहे हैं। बहुत अच्छे खानदान का रिश्ता है। राहुल नाम का लड़का है, अपना बिजनेस है उसका। अगर सब कुछ जम गया तो हम राधिका की शादी तय कर देंगे। अगले दिन घर में मेहमानों के आने की तैयारी चल रही है। रागिनी रसोई में पसीने से तरबतर खाना बना रही है। तभी महेश रागिनी को आवाज देकर कहता है, अरे रागिनी, जल्दी करो, लड़के वाले किसी भी वक्त पहुंचते होंगे। जी बस हो ही गया। तभी राधिका किचन में आकर अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं आपकी मदद कर दूं? नहीं बेटा, तू अपनी तैयारी कर ले जाकर। अच्छे कपड़े निकाल, उन्हें प्रेस कर और पहन ले। बाल ठीक से बना लेना, खाना मैं बना लूंगी। तू बस मेहमानों के सामने अच्छे से पेश आना। रागिनी के ऐसा कहने पर राधिका तैयार होने के लिए अपने कमरे में चली जाती है तो उधर हॉल से सविता चिल्लाकर रागिनी से कहती है, अरे ओ रागिनी, ओ महारानी, मेरा नाश्ता अभी तक नहीं आया। इतनी देर लगती है? तुझे समझ नहीं आता क्या कि मुझे भूख लगती है? लाई माँ जी। अब रागिनी जल्दी से नाश्ते की प्लेट निकालकर सविता को लाकर दे देती है। ये लीजिए माँ जी, वो मेहमान आ रहे थे ना, तो उसी की तैयारी में थोड़ा समय लग गया। तेरे पास तो जिंदगी भर से बहाने तैयार रहते हैं। काम चोर कहीं की, एक नाश्ता समय पर नहीं दे सकती। रागिनी, थोड़ा जल्दी कर दिया करो ना। तुम्हें तो पता है माँ बूढ़ी हो गई है, चिड़चिड़ी हो जाती है। हाँ, बूढ़ी हो गई हैं, तब इतना आतंक मचा रही हैं। जब जवान थी तब पता नहीं कितना आतंक मचाती थी। मेरी पूरी जवानी तो इनकी गालियां सुनने में निकल गई।
यही सोचकर रागिनी किचन में जाकर काम करने लगती है। थोड़ी देर बाद राहुल अपने माता पिता के साथ राधिका के घर आता है। राधिका चाय की ट्रे लेकर आती है और सभी लोग राधिका के हाथ से चाय लेते हैं और राधिका सबको बहुत पसंद आती है। चाय पीते हुए संजय कहता है, महेश जी, आपकी बेटी तो वाकई बहुत सुशील है। राधिका नजरें झुकाकर सभी के साथ बैठ जाती है। ऐसे ही घर वाले राधिका और राहुल का रिश्ता पक्का कर देते हैं। थोड़ी देर बाद वो लोग अपने घर निकल जाते हैं। अगले दिन कोमल राधिका से मिलने आती है। दोनों राधिका के कमरे में बैठकर बातें कर रही थी। तब कोमल कहती है, राधिका, मैं वापस ससुराल जा रही हूँ। क्या तू फिर से उसी नरक में जा रही है? तूने कहा था कि तू कभी नहीं जाएगी। घर वाले रुकने नहीं दे रहे हैं यार। माँ कहती है कि अगर मैं यहाँ रुकी तो छोटे भाई की शादी नहीं होगी, मुझे जाना ही पड़ेगा। और वैसे भी मैंने सुना है तेरी भी शादी तय हो गई है। हाँ, राहुल नाम का लड़का है, सब कह रहे हैं बहुत अच्छा है। थोड़ा संभल के रहना, ससुराल कभी अच्छी जगह नहीं होती। लड़कियों को तो बस निभा के चलना पड़ता है, चाहे मार पड़ी या गालियां हमें ही सहना पड़ता है। अपना ध्यान रखना। तू क्यों जा रही है कोमल? अगर तुझे नहीं जाना तो मत जाना। मेरी मजबूरी है राधिका, लड़कियों की अपनी कोई मर्जी नहीं होती। ऐसा कहकर कोमल चली जाती है। राधिका के मन में ससुराल का डर और गहरा हो जाता है। तभी रागिनी कमरे में आती है। राधिका उससे कहती है, माँ, कोमल को नहीं जाना चाहिए था। उसके ससुराल वाले उस पर इतना जुल्म करते हैं, आप लड़कियों को वापस क्यों भेज देते हैं? बेटा, अब लड़कियों के नसीब ही ऐसे होते हैं। माँ, क्या दादी भी आप पर जुल्म करती थी जैसा कोमल के साथ हो रहा है? क्या आपके साथ भी वैसा ही हुआ था? तुम्हारी दादी वो बहुत तेज थी बेटा, अब तो बुढ़ापे के साथ थोड़ा ठंडी पड़ गई है, वरना पहले तो पानी मांगने पर भी सुना देती थी। तभी सविता बाहर से चिल्लाकर आवाज देती है, अरे ओ रागिनी, रागिनी, जल्दी से मेरे लिए गुनगुना पानी लेकर आ। तूने अभी तक मेरी दवाई नहीं दी। तुझे समय का अंदाजा नहीं रहता क्या? जान लेगी मेरी। ठीक है बेटा, तुम आराम करो, मैं तुम्हारी दादी को दवाई दे देती हूँ, वरना उनका शोर थमने वाला नहीं। ऐसा कहकर रागिनी वहां से चली जाती है। समय बीतता है और राधिका की शादी का दिन भी आ जाता है। राधिका दुल्हन के लिबास में सजी हुई है। वो बहुत सुंदर लग रही है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं है। वो आईने में खुद को देख रही है और उसके दिमाग में राधिका और उसकी माँ के शब्द घूम रहे हैं। तभी रागिनी कमरे में आती है और कहती है, बेटा, तुम तैयार हो गई, बारात आ गई है, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। माँ, अभी तक कोमल नहीं आई क्या? उसने वादा किया था कि वो मेरी शादी में जरूर आएगी। नहीं बेटा, अभी तक तो नहीं आई है। ठीक है माँ, मैं उसको फोन कर लेती हूँ, वो मेरी सबसे अच्छी सहेली है। अगर मेरी शादी में नहीं रहेगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा कहकर राधिका कोमल को फोन लगाती है कि तभी कोमल वहां आ जाती है। राधिका देखती है कि कोमल के हाथों और पैरों पर नीले निशान है, उसका होंठ फटा हुआ है। ये देखकर राधिका घबराकर कहती है, कोमल, ये क्या हुआ तुझे? ये निशान कैसे हैं? राधिका, मैं तेरे घर आने के लिए कह रही थी। मैंने उनसे बस 2 घंटे की मोहलत मांगी थी, पर मेरे ससुराल वालों ने मुझे बहुत मारा। मेरी सास ने कहा कि तू अपनी सहेली की शादी में जाकर हमें बदनाम करेगी। फिर तू यहाँ कैसे आई? जब मैं बेहोश हो गई तब मेरी सास को लगा कि कहीं मैं मर ना जाऊं, उन्होंने छोड़ दिया। मैं बहुत मुश्किल से तेरे से मिलने आई हूँ, पर मैं रुक नहीं पाऊंगी। मेरा पति बाहर गाड़ी में बैठा है। तभी दरवाजे पर आकर कोमल का पति जोर से चिल्लाता है, अरे कोमल, हो गई तेरी बात? चलो यहाँ से, कितनी देर लगा रही हो? पहले ही तमाशा कम किया है क्या? हाँ हाँ आई। देखा राधिका, अब मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर कोमल वहां से चली जाती है। इधर राधिका और राहुल की शादी हो जाती है और राधिका विदा होकर अपने ससुराल के लिए निकल पड़ती है। लेकिन कार में बैठे बैठे भी उसके मन में वही पुरानी बातें चल रही थी। ससुराल तो खराब ही होता है, पक्का मुझे भी वहां जाकर मार खाना पड़ेगा। छोटी छोटी बातों पर जुल्म सहने होंगे। जैसे दादी मेरी माँ को चिल्लाती है, जैसे कोमल की हालत है। अब मेरी भी जिंदगी खराब हो जाएगी, मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। बारात राहुल के घर पहुंचती है। राधिका लाल जोड़े में दरवाजे पर खड़ी है। राहुल उसके बगल में खड़ा है। राधिका की सास निशा राधिका के गृह प्रवेश के लिए आरती की थाली लेकर आती है। तभी राहुल कहता है, माँ जल्दी करो ना, वैसे ही मैं बहुत थक गया हूँ। कितनी देर लगा रही हो आरती शुरू करने में? पैरों में दर्द हो रहा है मेरे। लो, पति का ड्रामा तो यहीं से शुरू हो गया। अभी से इसे थकान होने लगी। अभी तो घर के अंदर कदम भी नहीं रखा, पता नहीं आगे क्या क्या होगा मेरे साथ। राहुल, ये क्या तरीका है बात करने का? बहू है, घर की लक्ष्मी है, उसकी आरती तो उतारने दे शांति से। और तू कितना थक गया है? क्या तू अकेला शादी कर रहा था? ये बेचारी लड़की इतने भारी लहंगे और गहनों में सुबह से खड़ी है, इसने तो एक शिकायत नहीं की। तो चुपचाप खड़ा रहे। ठीक है माँ, करिए आप। निशा बहुत प्यार से राधिका की आरती उतारती है और उसे अंदर लेकर जाती है। फिर कहती है, बाहू,
अब जाकर तुम अपने कमरे में आराम कर लो, तुम भी बहुत थक गई होगी। बाकी की बातें और रस्में हम सुबह देखेंगे। शुक्रिया। राहुल और राधिका कमरे में दाखिल होते हैं। राधिका अपने बेड के कोने पर सहमी हुई बैठ जाती है। तभी राहुल कहता है, देखो राधिका, मैं काफी थक गया हूँ और मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। राहुल बिना राधिका की तरफ देखे सो जाता है। थोड़ी देर बाद राधिका भी सो जाती है। अगले दिन सुबह के 8 बज रहे हैं। राधिका अभी तक सोकर नहीं उठी है। तभी निशा राधिका के कमरे में आती है और उसे जगाते हुए कहती है, बेटा सुबह हो गई है, अब जल्दी से उठ जा। राधिका अपनी सास के जगाने पर हड़बड़ाकर उठ बैठती है और कहती है, माँ जी, पता नहीं कैसे मेरी नींद ही नहीं खुली, इसीलिए मुझे उठने में देर हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। अरे बहू, तो इसमें इतना घबराने वाली कौन सी बात है। राहुल तो सुबह सुबह ही काम के सिलसिले में निकल गया। अब तू आराम से तैयार हो और ये ले, ये मेरी तरफ से तेरे लिए साड़ी है, मैंने बहुत चाव से खरीदी थी, आज ये पहनना। तभी राधिका की नंद पल्लवी कमरे में चहकती हुई आती है। भाभी गुड मॉर्निंग, चलिए मैं आपको तैयार कर देती हूँ। वैसे भी मैं पार्लर का कोर्स कर रही हूँ, मैं आपको बहुत सुंदर बना दूंगी। शुक्रिया पल्लवी। ठीक है राधिका बेटा, अब तुम्हें तुम्हारी ननद तैयार कर देगी, मैं चलती हूँ। और हाँ, पल्लवी बहुत बातें करती है, तो तुम देख लेना अपनी ननद को। ऐसा कहकर निशा कमरे से बाहर चली जाती है। अब राधिका जाकर फ्रेश होकर आती है और पल्लवी राधिका को आईने के सामने बैठकर तैयार करने लगती है। और फिर बातों ही बातों में पल्लवी राधिका से कहती है, पता है भाभी, भैया तो निवेदिता नाम की लड़की को पसंद करते थे। वो बहुत मॉडर्न थी, पर माँ को वो बिल्कुल पसंद नहीं थी। माँ के आगे भैया की एक नहीं चली और माँ ने आपकी फोटो देखते ही कह दिया कि बहू तो यही बनेगी, इसीलिए भैया ने आपसे शादी कर ली। पल्लवी की बातें सुनकर राधिका और डर जाती है और मन ही मन सोचती है, हे भगवान, अब तो मेरा पति मुझ पर और भी जुल्म करेगा। मैं तो उसकी पसंद की भी नहीं हूँ। वो किसी और से शादी करना चाहता था और उसकी माँ ने जबरदस्ती ये शादी कराई। अब मेरा क्या होगा। क्या सोच रही हो भाभी, आप तैयार हो गई हैं, देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं। आज तो भैया आपको देखकर फिदा हो जाएंगे। चलिए, सब बाहर इंतजार कर रहे हैं। अब पल्लवी राधिका को लेकर बाहर आती है, जहां सभी औरतें मुंह दिखाई की रस्म के लिए बैठी थी। राधिका सभी के बीच में आकर बैठ जाती है। औरतें राधिका की बहुत तारीफ करती हैं। तभी राहुल भी घर लौटता है। मालती राहुल को देखकर उससे कहती है, राहुल, तेरी बीवी तो बहुत सुंदर है बेटा, तू तो बहुत भाग्यशाली निकला। राधिका तो बहुत गुणी लग रही है। राहुल बिना कुछ बोले सीधा अपने कमरे में चला जाता है। ये देखकर राधिका का दिल बैठ जाता है। वो मन ही मन सोचती है, देखा, इन्होंने मेरी एक तारीफ तक नहीं की, करेंगे भी क्यों, इन्हें तो मैं पसंद ही नहीं हूँ। इनकी माँ ने इन्हें मजबूर किया है शादी करने के लिए, तो भला उन्हें खुशी कहाँ से होगी। थोड़ी देर बाद मुंह दिखाई की रस्म खत्म हो जाती है और सभी औरतें अपने अपने घर चली जाती हैं। उसके बाद निशा कमरे में जाती है और डांटते हुए राहुल से कहती है, राहुल, ये क्या तरीका है, तू थोड़ी देर वहाँ रुक नहीं सकता था। औरतें बहू की तारीफ कर रही थी, तुझे कम से कम उनका जवाब तो देना चाहिए था, और तू सुबह बिना नाश्ता किए चला गया। ये क्या है। माँ प्लीज, आप मुझ पर प्रेशर मत डालिए, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। मुझे पता है तेरी परेशानी, पर ऐसा नहीं चल पाएगा राहुल। तुझे इस घर की और अपनी पत्नी की इज्जत करनी होगी। ठीक है माँ। राधिका रसोई में काम करते हुए ये सारी बातें सुन रही थी। ये सब सुनकर वो मन ही मन सोचती है, ये सब ढोंग है। आज माँ जी चिल्ला रही हैं, कल ये दोनों मिलकर मुझे ही निशाना बनाएंगे। ये सब बस दिखावा है। राधिका यही सब सोचते हुए खाना बनाती है। उसका ध्यान अपनी सास और राहुल की बातों में था, इसलिए अनजाने में सब्जी में नमक ज्यादा हो जाता है। राधिका खाना बनाने के बाद सभी लोगों को डाइनिंग टेबल पर खाना परोसती है। सभी लोग खाना खाना शुरू करते हैं। तब राहुल गुस्सा होते हुए कहता है, ये क्या है, क्या नमक का डिब्बा पूरा सब्जी में पलट दिया है। खाना बनाना आता है या बस सजने संवरने का शौक है। सॉरी जी, मैं अभी दूसरी सब्जी बना देती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। राहुल, इसमें इतना चिल्लाने वाली क्या बात है। हाथ है ना, कोई मशीन तो है नहीं कि हर बार परफेक्ट डालेगी। नया घर है उसका, वो घबरा रही होगी। तुझे अगर सब्जी नहीं खानी तो तू दाल खा ले, और नहीं तो सलाद रखा है। मुझे खाना ही नहीं खाना है। ऐसा कहकर राहुल थाली पटक कर उठकर चला जाता है। कोमल जोर जोर से रोने लगती है। तब उसके ससुर उसे समझाते हुए कहते हैं, बेटा तुम परेशान मत हो, राहुल का नेचर थोड़ा गुस्से वाला है, लेकिन अब शादी हो गई है ना, धीरे धीरे सब कंट्रोल हो जाएगा। हाँ बेटा, पहले ये भी बहुत गुस्से वाले थे, मैंने पूरा कंट्रोल कर लिया। तू भी इसे धीरे धीरे संभाल लेगी, चिंता मत कर। और भाभी, आपको भैया को सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, गलती उनकी है, सॉरी वही बोलेंगे। ये सब सुनकर राधिका के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आती है, पर मन का डर अभी भी गया नहीं है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन राहुल रात को राधिका से कहता है, राधिका, कल सुबह मेरी एक बहुत जरूरी मीटिंग है, मेरी व्हाइट वाली शर्ट प्रेस करके रख देना। हाँ, और सुनो, अलमारी में एक ब्लैक कलर की फाइल होगी, उसे भी ढूंढ कर टेबल पर रख देना। मुझे सुबह बहुत जल्दी निकलना है, तो कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जी मैं कर दूंगी, आप फिक्र मत कीजिए।
अब राहुल लाइट बंद करके सो जाता है। अगली सुबह राधिका जल्दी उठकर राहुल की फाइल ढूंढ कर रखती है। उसके बाद शर्ट निकालकर उसे प्रेस करने लगती है। तभी निशा बाहर से आवाज देती है। राधिका घबराकर प्रेस को वैसे ही छोड़कर दौड़कर अपनी सास के पास आती है। तब निशा राधिका से कहती है, अरे बेटा, मैं बस ये कह रही थी कि आज राहुल को जल्दी जाना है तो उसके लिए नाश्ता थोड़ा जल्दी बना लेना, बेचारा खाली पेट ना जाए। जी माँ जी। राधिका ऐसा कहकर जैसे ही वापस अपने कमरे में आती है तो उसे कमरे से जलने की बू आती है। वो देखती है कि राहुल की सफेद शर्ट के बीचों बीच एक बड़ा सा काला निशान पड़ गया है। शर्ट जल चुकी है। ये देखकर राधिका के होश उड़ जाते हैं। वो मन ही मन सोचती है, ये भगवान, ये क्या हो गया? राहुल जी तो मुझे जान से मार डालेंगे। माँ ने सही कहा था, मेरी किस्मत ही खराब है। अब मैं क्या करूं? तभी राहुल नहाकर बाथरूम से बाहर आता है और अपनी जली हुई शर्ट देखकर गुस्सा होते हुए कहता है, ये क्या है? पागल हो गई हो क्या? तुम्हें एक शर्ट प्रेस करना नहीं आता? मेरी सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग है आज और तुमने मेरी लकी शर्ट जला दी। क्या खाकर शादी की थी तुम मुझसे? राहुल के चिल्लाना सुनकर निशा और संजय भी वहां आ जाते हैं। ये सब देखकर संजय कहता है, क्या हुआ राहुल, इतना क्यों चिल्ला रहे हो सुबह सुबह? देखिए पापा, आपकी लाडली बहू ने क्या किया है, मेरी शर्ट जला दी। अब मैं क्या पहन कर जाऊंगा? राहुल, ये कौन सी बात हुई? अगर शर्ट जल गई तो जल गई, इसमें इतना शोर मचाने की क्या जरूरत है? जाने दो, कोई बड़ी गलती नहीं हुई है। आपको तो इसमें गलती नजर ही नहीं आएगी ना। माँ, मेरी मीटिंग खराब हो सकती है। बस राहुल, चुप हो जा। दूसरी शर्ट निकालो और पहन। राधिका, तू रो मत बेटा, इंसान है, गलती हो जाती है। ठीक है, रहने दो, नहीं खाना मुझे नाश्ता और ना ही यहाँ रुकना है। ऐसा कहकर राहुल दूसरी शर्ट पहनकर गुस्से में पैर पटकता हुआ घर से बाहर निकल जाता है और राधिका जोर जोर से रोने लगती है। तब निशा उसे समझाते हुए कहती है, चुप हो जा मेरी बच्ची, तू चिंता मत कर, मैं उससे बात करूंगी। तू जा और जाकर चेहरा धो ले। ऐसा कहकर निशा और संजय हॉल में आते हैं। शाम को निशा राधिका के कमरे में आती है तो देखती है कि राधिका लेटी हुई है। निशा राधिका से कहती है, अरे राधिका बेटा, तू ऐसे क्यों लेटी है? क्या हो गया तुझे? बस माँ जी, मेरे सर में थोड़ा सा दर्द था, इसीलिए लेटी थी। बेटा, तेरे सर में दर्द था तो तुझे मुझे बताना चाहिए था, मैं तेरे सर में बाम लगा देती हूँ। ऐसा कहकर निशा सामने टेबल की ड्रॉर से बाम निकालती है और राधिका के सिर में लगाने लगती है। ये देखकर राधिका कहती है, अरे नहीं नहीं माँ जी, आप रहने दीजिए। नहीं बेटा, क्यों रहने दूं? तू भी तो मेरी बेटी जैसी है। ये सुनकर राधिका बहुत खुश हो जाती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे जहां एक तरफ राहुल राधिका से बहुत बेरुखी वाला व्यवहार करता है तो वहीं निशा हर वक्त राधिका का ख्याल रखती है। कभी उसे उसकी पसंद की चीज खिलाती, कभी उसके बालों में तेल लगाती तो कभी उसके साथ बैठकर टीवी देखती। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जब राधिका रसोई में खाना बना रही थी तब निशा और पल्लवी राहुल के कमरे में आते हैं और उससे कहते हैं, राहुल, मैं देख रही हूँ कि तेरा राधिका पर कोई भी ध्यान नहीं है। वो तेरी पत्नी है और तेरी जिम्मेदारी भी। तुझे उससे ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। माँ, आपने मेरी पसंद की लड़की से शादी कराई होती तो आज मेरी खुशी कुछ और ही होती। आपने निवेदिता को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो मॉडर्न थी। अब इस सुशील बहू को झेलना पड़ रहा है तो मुझसे ये उम्मीद मत कीजिएगा कि मैं बहुत खुश रहूंगा। भैया, आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। आप जिस निवेदिता के पीछे पागल थे ना, वो मेरे ही कॉलेज में पढ़ती थी। मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। वो सिर्फ आपके पैसों से प्यार करती थी। भाभी बहुत अच्छी हैं और आपकी शादी एक बहुत ही सही इंसान से हुई है। तू चुप रह पल्लवी। बातें करने के बाद निशा और पल्लवी कमरे से चली जाती हैं। तभी अचानक राधिका चाय लेकर राहुल के पास आती है और राहुल को चाय देते हुए कहती है, मैं चाय लेकर आ रही थी तो मैंने आप लोगों की सारी बातें सुनी। मुझे दुख है कि आपकी शादी आपकी पसंद की लड़की से नहीं हो पाई। मुझे ये सब कुछ नहीं पता था। अगर आप चाहोगे तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। मुझे अभी ये फालतू बकवास नहीं सुननी, मुझे सोने दे। ऐसा कहकर राहुल सो जाता है। अगले दिन शाम को निशा राधिका के साथ सब्जी लेने के लिए बाजार जाती है। दोनों सास बहू सब्जियां खरीदती हैं। फिर जब वापस लौटने लगते हैं तो उन्हें मोहल्ले की कुछ औरतें मिलती हैं। तभी मालती निशा से कहती है, अरे निशा बहन, तुमने सुना या नहीं? आज तक माधवी अपनी बहू पर सिर्फ जुल्म करती थी, लेकिन आज उन लोगों ने अपनी बहू को खूब मारा पीटा। बेचारी बहुत जोर जोर से रो रही थी। उसके रोने की आवाज मेरे घर तक आ रही थी। यह तो बहुत गलत बात है। हमारे पड़ोस में एक बहू पर इतना जुल्म हो रहा है और हम चुपचाप बैठे हैं। चलो हम अभी उनके घर चलते हैं और उन्हें समझा कर आते हैं कि ये सब गलत है। ऐसा कहकर सभी औरतें अपनी अपनी सब्जी के झोले लेकर सीधे माधवी के घर पहुंचती हैं तो देखती हैं कि उनकी बहू बेचारी कोने में बैठकर रो रही है और माधवी उस पर चिल्ला रही थी। ये सब देखकर निशा गुस्सा होते हुए कहती है, ये सब क्या है माधवी बहन? तुम ये सब अपनी बहू के साथ ठीक नहीं कर रही हो। ये कानूनन भी जुर्म है। माधवी की बहू निशा की आवाज सुनकर रोते हुए उठती है तो राधिका उसे देखकर चौंक जाती है क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि कोमल ही थी। राधिका दौड़कर उसे गले लगा लेती है और कहती है, कोमल, तो ये तू है जो इतने जुल्म बर्दाश्त कर रही है? बहुत हो गया, आज के बाद तू ये सब बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ और उन्हें ये सारी बातें बताती हूँ। तेरे ससुराल वालों को इन सारी गलतियों की सजा मिलकर ही रहेगी।
हाँ राधिका, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। अभी पुलिस को फोन लगाओ और इन सभी को अरेस्ट करवाते हैं और इन सभी के खिलाफ गवाही हम लोग देंगे, फिर देखते हैं इन्हें कौन बचाता है। निशा की बात सुनकर कोमल की सास और उसका पति बहुत डर जाते हैं, लेकिन तभी कोमल कहती है, नहीं नहीं निशा चाची, राधिका प्लीज आप पुलिस को फोन मत लगाइए। जो भी है ये मेरे पति और मेरी सास है और मेरे घर की इज्जत नीलाम हो, मुझे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। कोमल की बातें सुनकर कोमल की सास और उसके पति को अपनी गलती का एहसास होता है। तब माधवी कहती है, बेटा हमने तुझ पर इतने जुल्म किए, तुझे इतना परेशान किया, फिर भी तू हमारे घर की इज्जत और हमारी खुशी के बारे में सोच रही है। आज हमें अपनी गलती का एहसास हो गया तो हमें माफ कर दे। आज के बाद हम तुझे कभी परेशान नहीं करेंगे, बहुत प्यार से रखेंगे। हाँ कोमल, माँ सच कहती है, मुझे भी माफ कर दो। मैं पति होने के बाद भी अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभा पाया, लेकिन तुमने तब भी हर बात बर्दाश्त की और आज तक किसी से शिकायत नहीं की। और आज भी जब तुम्हारी सहेली पुलिस को बुलाने के लिए कह रही है, तभी तुम हमारे बारे में ही सोच रही हो। आप लोगों को आपकी गलती का एहसास है, मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है। आप लोगों को मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब देखकर राधिका बहुत खुश हो जाती है और उसके बाद सभी औरतें अपने अपने सब्जी का थैला लेकर अपने अपने घर चली जाती हैं। घर पहुंचकर निशा राधिका के साथ फ्रिज में सब्जियां रखवाती है। तभी राधिका कहती है, माँ जी आज आपने मेरी सहेली के दुखों को दूर करके सिर्फ उस पर ही नहीं बल्कि मुझ पर भी एहसान किया। उसकी तकलीफ से मुझे भी बहुत तकलीफ होती थी। ये सुनकर निशा मुस्कुरा देती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन निशा पल्लवी से कहती है, बेटा अपनी भाभी को तैयार करवा लो, आज उसे किसी रेस्टोरेंट में लेकर चलते हैं, साथ खाएंगे पिएंगे, बहुत मजा आएगी। जी माँ। नहीं माँ जी, मेरा मन नहीं है। ये मेरा आदेश है, जा तैयार हो जा। थोड़ी देर बाद निशा, राधिका और पल्लवी एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं। वो आइसक्रीम खा रहे हैं। राधिका थोड़ा हल्का महसूस कर रही है। तभी पल्लवी की नजर कोने वाली मेज पर पड़ती है और वो अपनी माँ से कहती है, माँ देखो वहाँ निवेदिता किसी और लड़के के साथ डेटिंग कर रही है। रुकिए मैं अभी भैया को फोन करके यहाँ बुलाती हूँ, उन्हें अपनी आंखों से सच देखना चाहिए। नहीं पल्लवी रहने दो, झगड़ा बढ़ जाएगा। नहीं बहू, सच सामने आना जरूरी है। पल्लवी फोन कर राहुल को। पल्लवी राहुल को फोन करके सारी बातें बताती है। राहुल थोड़ी ही देर में वहां आ जाता है और वो अपनी आंखों से निवेदिता को किसी लड़के का हाथ पकड़कर प्यार से बातें करते देखता है। राहुल चुपचाप जाकर पीछे खड़े होकर उनकी बातें सुनने लगता है। अरे यार वो राहुल तो पागल था, मुझे तो बस उसके क्रेडिट कार्ड से मतलब था। अच्छा ही हुआ कि उसकी माँ ने शादी नहीं होने दी, वरना मुझे उस बोरिंग आदमी के साथ अपनी पूरी जिंदगी बितानी पड़ती। अरे तो अब उसका क्या सीन है? राहुल जल्दी ही अपनी पत्नी को छोड़कर मुझसे शादी कर लेगा। उसके बाद मैं उसके सारे पैसे और प्रॉपर्टी अपने नाम करवाकर तुमसे शादी कर लूंगी। तभी अचानक निवेदिता झटके से मुड़ती है और राहुल को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। निवेदिता राहुल से कहती है, राहुल तुम यहाँ? लेकिन राहुल निवेदिता की बात का कोई जवाब नहीं देता। वो निवेदिता के सच को समझ चुका था। वो तुरंत ही उस टेबल पर आता है जहां पल्लवी, निशा और राधिका बैठी थी। राहुल वहां बैठ जाता है। तब निशा कहती है, देख लिया बेटा, यही है वो हकीकत जिसे तू देखना नहीं चाहता था। मेरी बहू तेरे लिए और इस घर के लिए अनमोल है। हाँ माँ, तुम सच कहती हो। मुझे माफ कर दो राधिका, मैंने बहुत बड़ी गलती की। आज मुझे एहसास हो गया है कि तुम ही मेरी सच्ची जीवन साथी हो और आज के बाद मैं तुम्हें जीवन भर प्यार करूंगा, तुम्हारा सम्मान करूंगा। आपको आपकी गलती का एहसास है, मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है। आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। अब वो लोग खुशी खुशी घर लौट आते हैं। अगले दिन से घर का माहौल अब पूरी तरह से बदल चुका है। सभी लोग हॉल में बैठकर बातें कर रहे थे। तब पल्लवी कहती है, और भैया आपसे भाभी को परेशान किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आखिर भाभी मेरी बेस्ट फ्रेंड जो बन गई हैं। अब कभी नहीं पल्लवी, अब तो मुझे राधिका का ख्याल रखना सीखना होगा। कुछ दिनों बाद राधिका और राहुल राधिका के मायके पहुंचते हैं। राधिका के माता पिता उन्हें अचानक देखकर हैरान रह जाते हैं। राधिका बहुत खुश दिख रही है। उसके चेहरे पर अब वो डर नहीं है। यह देखकर रागिनी हैरान होते हुए कहती है, कोमल दामाद जी, आप लोग अचानक सब ठीक तो है ना? माँ मैं बहुत खुश हूँ, मुझ बहू को बेटी समझने वाली सास मिली। मैंने कहा था ना माँ, मैं अपनी बेटी के लिए सबसे अच्छा घर ढूंढूंगा। काश और लड़की को ऐसी सास मिले जो उसे पराया ना समझे। आज कोमल को देखकर मेरा कलेजा ठंडा हो गया। शाम को राधिका और राहुल घर लौट आते हैं जहां राधिका की सास आंखें बिछाई उसका इंतजार कर रही थी। राधिका ये देखकर मनी मन बहुत खुश होती है और सोचती है, भगवान करे ऐसी बहू को बेटी समझने वाली सास हर लड़की को मिले, फिर कोई लड़की कभी भी शादी से नहीं डरेगी।